આજના દિવસે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ સાહેબે ભારતીય પ્રશાસનનું નવું માળખું રચ્યું હતું। ભારતીય પ્રશાસનિક સેવા જેનો મૂળ ઉદ્દેશ્ય ભારતનું યુવાધન બુદ્ધિધન પ્રશાસનમાં આવે અને રાષ્ટ્રની સેવા કરે। આજે સિવિલ સર્વિસ ડે છે, ત્યારે સરદાર સાહેબનું સપનું ખરેખર સાર્થક થયું છે કે નહીં તેનો જવાબ સિવિલ સર્વિસના અધિકારીઓએ જ આપ્યો છે। પ્રિન્સિપલ એડિશનલ જનરલ ડાયરેક્ટર GST કુમાર સંતોષે अब तक સાથે સિવિલ સર્વિસ ડે નિમિત્તે ખાસ વાતચીત કરી હતી અને પોતાના સિવિલ સર્વિસ સુધીની સફર વર્ણવી હતી। हाँ मनोज जी। सर वेरी गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? आई एम कम्प्लीटली फाइन सर। आपने किस हिसाब से सिविल सर्विस एग्जाम दिया, हु वेर द इंस्पिरेशन फॉर यू सर, व्हाट वेर द स्ट्रगल्स हैव बीन फेस्ड बाय यू, तो ये बेसिक पॉइंट्स सर कवर करना है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल माय फर्स्ट क्वेश्चन इज सिविल सर्विस एग्जाम आपने सर देने का ख्याल आपको किस हिसाब से है, किसके द्वारा है सर, एंड हु वाज द इंस्पिरेशन फॉर यू? मुझे याद आ रहा है 1984 आपकी इस क्वेश्चन के बाद में, जबकि मैं ग्रेजुएशन किया था पटना साइंस कॉलेज पटना से फिजिक्स ऑनर्स में, एंड मेरा पोजीशन जो था यूनिवर्सिटी में 4th था, एंड वी वेर 4 पीपल हु हैड गॉट डिस्टिंक्शन इन ऑनर्स। तो उसके बाद में हमें आगे ये डिसाइड करना था कि हमें आगे MSc फिजिक्स करना है राइट सेंस में, या हमें अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी करके कॉम्पिटिशन में जाना है, उसके हिसाब से फिर आगे तैयारी करनी थी। तो उसी साल 1984 में बिहार के से मिस्टर प्रशांत कुमार जो हैं, उन्होंने UPSC टॉप किया था। उनका न्यूज आया मई जून में, हम लोग पास आउट कर रहे थे, मार्च अप्रैल में किए थे, और मई जून में आया दैट वो पूरे इंडिया में वो टॉप किए हैं मिस्टर प्रशांत। तो फिर आया कि फिर हम लोग भी क्यों नहीं इसके लिए ट्राई करें। एंड मेरे एक सीनियर थे जब मैं अपने स्कूल में था +2 लेवल पर, मिस्टर रविकांत, तो वो 1984 बैच में है, ही हैज़ गॉट 9th रैंक। तो उनसे हमने बात की कि आपने कैसे तैयारी की, क्या किया नहीं किया। तो उन्होंने बताया कि वो BTech IIT खड़गपुर से किया था उन्होंने, और MSc करने वो चले गए थे दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो दिल्ली में जाने से थोड़ा सा रिजनेबल तैयारी होती है, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर वहाँ रहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो आप वहाँ मूव करो और आपको हेल्प होगा। तो मैं कहूँगा कोई एक सोर्स नहीं था जिसके कारण से कि मैं सिविल सर्विसेज की तरफ अट्रैक्ट हुआ। अपनी भी एक इच्छा होती थी बीच बीच में, जब भी इस तरह के न्यूज आते थे कि ये DM ने वहाँ ये कर दिया, इस SP ने वहाँ ऐसे चीज़ें अच्छी कर दी। तो ये मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये चीज़ थी। एक और ऐड करूँगा अगर समय हो तो। यस सर, प्लीज सर। उस समय में जब मैं वहाँ ग्रेजुएशन कर रहा था, BSc फिजिक्स ऑनर्स कर रहा था, तो पटना में सीनियर SP हुआ करते थे मिस्टर कुणाल जी। वो गुजरात, ओरिजिनली वो गुजरात कैडर के थे, बट रहने वाले बिहार के थे। तो गुजरात कैडर के होने के बाद में भी 1980-81 में वहाँ पर भागवत झा आजाद करके चीफ मिनिस्टर होते थे, तो उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट किया था गुजरात सरकार से कि हमें मिस्टर कुणाल चाहिए पटना के सीनियर SP के लिए, और गुजरात सरकार तैयार हो गई होगी, तो वो पटना के सीनियर SP हुए थे। तो मुझे याद है कि उन्होंने पटना कॉलेज में पढ़ाई की थी, और वो पटना यूनिवर्सिटी जब तक आते रहते थे, और उनके समय में उन्होंने पुलिस के सीनियर SP होने के नाते उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को इतना टाइट कर दिया था कि जो लड़के वहाँ पटना यूनिवर्सिटी में लड़कियों के ऊपर में कमेंट्स करते थे और गंदी बातें और गंदा व्यवहार करते थे, वो सारे लोग टाइट हो गए थे, क्योंकि वो सादे वेश में, पुलिस के यूनिफॉर्म में नहीं, सादे वेश में वो पटना यूनिवर्सिटी में जब तक अपनी पर्सनल गाड़ी में, कभी रिक्शा में, कभी बाइक पर, ऐसे करके वो आते जाते रहते थे। और जितने क्रिमिनल थे पटना यूनिवर्सिटी में उस जमाने के, सभी क्रिमिनल्स को उन्होंने एक तरह से बंद कर दिया था। ये उनका एक ऑफिशियल साइट था। नॉन ऑफिशियल साइट या प्राइवेट साइट था कि वहाँ एक हनुमान जी का मंदिर हुआ करता था, जो कि बहुत जीर्ण शीर्ण हालत में था, लेकिन वहाँ चढ़ावा बहुत चढ़ता था, और महंत लोग जो थे वो उसको अपना बंदरबाट कर लेते थे। तो उन्होंने वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर उसको बिहार सरकार से बोल के उन्होंने उसको बिहार सरकार के कब्जे में कराया,
और फिर वहाँ पर एक ट्रस्ट की स्थापना की, उसके ट्रस्टी वो भी बने, और उन्होंने वहीं के जो चढ़ावा चढ़ते थे, जो पैसे आते थे, उससे उन्होंने उस मंदिर को, जो जीर्ण शीर्ण हालत में था, उस मंदिर को उन्होंने 7 मंजिला मंदिर बना के उसमें रामचरितमानस जैसा बिहार में था, यूपी में था, बनारस में, वैसा करके उन्होंने इतना चमक दमक कर दिया था 2 साल के पीरियड में, 81, 82, 83 के पीरियड में, कि नेचुरली कोई भी आदमी जो भला इंसान है वो इन सब चीज़ों से अट्रैक्ट होगा। तो आई विल से कि देयर वर सो मेनी पीपल in my life, who have contributed to decide me that I should go for civil services. जी सर। सर, जब आपने डिसाइड किया कि नाउ यू हैव टू ऑप्ट फॉर द सिविल सर्विस एग्जाम सर, तो आपके माताश्री और आपके पिताजी का क्या रिएक्शन था? व्हाट वेर देयर वर्ड्स सर? अच्छा, उसमें मैंने उनको पढ़ाई के समय में भी बीच बीच में जिद होती थी। मेरे पापा जो थे वो बिहार सरकार के अधिकारी थे जी। तो जब तब बात होती थी कि मतलब आगे कैसे क्या करना है, चूंकि मैंने इंजीनियरिंग में आईटी साइड में मैं नहीं जाके मैं बीएससी फिजिक्स ऑनर्स कर रहा था, और हमारी इच्छा थी कि हम बीएससी फिजिक्स ऑनर्स करने के बाद में एमएससी करें, और फिर एमएससी करके कुछ तैयारी करें, और कहीं पर कुछ एग्जाम में अगर पास कर जाएं तो हम डीएम और एसपी टाइप के हो जाए। ये बीच बीच में बात होती थी। लेकिन जब हमने उनको ये बताया कि ऐसे ऐसे मैं ग्रेजुएट हो गया हूँ, ऑनर्स भी कर दिया हमने, तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना चाहता हूँ, तो मेरे पापा का रिएक्शन बहुत ही पॉजिटिव था। उन्होंने तुरंत कहा कि बिल्कुल सही डिसीजन ले रहे हो, क्योंकि पटना में रह के तैयारी करने में और दिल्ली जाके और दिल्ली के एटमॉस्फेयर में तैयारी करने में मुझे भी लगता है कि दिल्ली में जाके आदमी ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। तो उनका बहुत पॉजिटिव रिएक्शन था, एंड ही इनकरेज इन फैक्ट कि हाँ आप ये डिसीजन लो। जहाँ तक माँ की बात है, तो माँ तो हमारी होम मेकर हैं, तो उनको इतना ज़्यादा कोई खास दिलचस्पी नहीं थी कि आप क्या करो नहीं करो, बस उनका लाइफ में ये था कि आप जहाँ भी जाओ अपनी इच्छा के हिसाब से अच्छी जगह सेटल करो। लेकिन उनके भी मन में कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं ये बात आती थी कि अगर आप डीएम एसपी टाइप की जगह पर चले जाओगे, हो जाओगे, तो अच्छा रहेगा, है ना। और ये आपको मैं बता दूं कि हम लोग एक बहुत ही मतलब मिडिल क्लास फैमिली से उस समय में आते थे, और मेरे पापा जो थे बिहार सरकार के अधिकारी थे, माँ जो थी वो होम मेकर थी, और मेरी माँ के जो फादर थे मतलब वो 1970 में डेथ हुआ। मेरे नाना जो हुए 1970 में उनका डेथ हुआ था, लेकिन उसके पहले वो इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर थे। तो हमारे घर में सरकारी अधिकारी का क्या महत्व है और सरकारी अधिकारी का क्या वैल्यू है सोसाइटी में, इससे लोग भली भांति वाकिफ थे। तो जब हमने ये डिसीजन लिया कि अब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाकर एमएससी करेंगे और हम सिविल सर्विसेज देंगे, तो बहुत ही पॉजिटिव रहा, माँ के साइड से भी पापा के साइड से भी। सर बहुत बढ़िया सर। सर ये एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर कि व्हेन यू स्टार्टेड द प्रिपरेशन व्हाट वर द हर्डल्स व्हिच यू हैव फेस्ड, और सर कितने अटेम्प्ट्स लगे आपको यूपीएससी क्लियर करने में सर? अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं कि मैं हर्डल्स की पहले बात कर लें तो हर्डल्स में मेन हर्डल ये था कि आप जो है कैसे तैयारी करेंगे। और उस जमाने में अभी तो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया है और 2 जनरल स्टडीज के कंपलसरी पेपर्स हैं, लेकिन हम लोगों के टाइम में जनरल स्टडीज का एक कंपलसरी पेपर था एंड 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स लेने होते थे। तो 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में एक तो मेरा फिजिक्स था, तो हमने फिजिक्स लेना था, वो हमने डिसाइड किया हुआ था और हमने फिजिक्स लिया भी। लेकिन दूसरा सब्जेक्ट क्या लेंगे, इसको लेकर बहुत परेशानी थी कि सेकंड सब्जेक्ट क्या होना चाहिए। हमने जब ऑनर्स किया था तो हमारे पास में मैथ्स और केमिस्ट्री का एक बैकग्राउंड था, जो हमने ग्रेजुएशन के टाइम पर पास कोर्स के लिए हमने मैथ्स और केमिस्ट्री सेलेक्ट किया था। लेकिन जो यूपीएससी का जो एग्जाम होता है और यूपीएससी के जो क्वेश्चंस आते हैं वो एमएससी लेवल के होते हैं, और उसमें भी एमएससी और हाई ग्रेजुएशन वाले सवाल होते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। तो ट्रिकी क्वेश्चंस को हम कैसे हैंडल करेंगे, फिजिक्स में तो कर लेंगे, बट सेकेंड सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट हमने पिछले 3 साल 4 साल से पढ़ाई नहीं की है, +2 हम लोगों के टाइम था नहीं, 11 +2 था, तो उसमें हम लोग मैट्रिक करते थे, मैट्रिकुलेशन था 11th क्लास तक, और उसके बाद में फिर हमने आईएससी किया था। आईएससी में भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स था और एक ऑप्शनल पेपर लेना होता था, वो हमने लॉजिक लिया था, और लॉजिक इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं था उस समय में यूपीएससी में।
तो लॉजिक ले नहीं सकते थे, जो कि हमने +2 तक पढ़ा दिया। तो जो भी पढ़ाई की थी वो 10 तक पढ़ाई की थी दूसरे सब्जेक्ट की, सिवाय फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के। और केमिस्ट्री और मैथ्स जो है वो थोड़ा मेरे लिए ट्रिकी हो रहा था, क्योंकि क्वेश्चन से थोड़े से डिफिकल्ट आते हैं उनमें। तो फिर हमने बहुत सोच समझ के, बहुत लोगों से बात करने के बाद में अपनी रुचि देखी हमने कि हमको किस सब्जेक्ट में अपना सेल्फ इंटरेस्ट डेवलप्ड है। तो हमने पाया कि ज्योग्राफी में हमारा बहुत अच्छा सेल्फ इंटरेस्ट है। मैं ऐसे घर मतलब उस समय तो गूगल था नहीं, तो मैंने घर पे मैप वगैरह रखा हुआ था, वो वर्ल्ड मैप, इंडिया मैप, बिहार मैप, यूपी मैप, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, ऐसे करके हमने करीब 200-250 पेजेस के डिफरेंट मैप्स में, हर मैप में एटलस में 2-3 10 पेज, 15 पेज, 20 पेज होते थे, ऐसे करके हमने रखा हुआ था। तो हमने डिसाइड किया कि हम ज्योग्राफी लेते हैं। फिर हमने जाकर पिछले 10 साल के क्वेश्चन बैंक लिए। दिल्ली में गया मैं, दिल्ली में नई सड़क में क्वेश्चंस मिलते हैं, मतलब उनके पुराने क्वेश्चंस जो है ना वो क्वेश्चन बैंक बोलते हैं, क्वेश्चंस बैंक मिलते हैं। वो 10 साल के क्वेश्चंस बैंक लिया। ये बात है 85 की। तो 85 में हमने 77 में ये नया सिस्टम शुरू हुआ था यूपीएससी का। तो 77 से लेकर 85 तक जितने भी 7 साल, 8 साल, 9 साल के जो क्वेश्चंस आए थे, वो क्वेश्चन, और पुराने सिस्टम में भी 77 के पहले के भी 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर थे, वो करके हमने क्वेश्चन बैंक लेकर हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड ज्योग्राफी, ये 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक लिए, डिसाइड करने के लिए कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना होगा। और फिर हमने पाया कि फिजिक्स तो हमारे लिए ठीक है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन हमें केमिस्ट्री, मैथ्स में प्रॉब्लम होगा, और हमें ज्योग्राफी में रिलेटिवली हमें कंफर्ट जोन ज़्यादा आया। तो हमने फिजिक्स और ज्योग्राफी लिया पेपर, अपना ऑप्शनल पेपर। एंड हमें ये बोलने में आज कोई परेशानी नहीं है कि हमने फिजिक्स में भी अच्छा स्कोर किया, और फिजिक्स से ज़्यादा स्कोर हमें ज्योग्राफी में आए। इस समय में भी जब हम IRS बने उस समय भी, उसके पहले ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। इसके पहले मैंने एक अटेम्प्ट और दिया था, उस एक अटेम्प्ट में मेरा यूपीएससी में हुआ था, बट मुझे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस मिला था। तो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस में मैं ज्वाइन नहीं करना चाह रहा था। सेक्रेटेरिएट मतलब वो क्लरिकल जॉब हो गया, तो मैं क्लरिकल जॉब नहीं करना चाह रहा था, मुझे IAS, IPS, IFS, IRS टाइप की चीज़ बननी थी। तो फिर हमने एक यूपीएससी का ही एग्जाम होता है IFS दिया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, और उस फॉरेस्ट सर्विस में हमने फिजिक्स और मैथ्स लिया। उसमें साइंस सब्जेक्ट ही आप केवल ले सकते हैं। तो फिजिक्स और मैथ्स लिया, और फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने क्रैक किया, और हमें 30+ का रैंक आया था। उसमें फिर मुझे तमिलनाडु कैडर अलॉट हुआ, मैंने वहाँ कुछ दिन नौकरी भी की एज DFO। तो हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि अगर हम तैयारी थोड़ी ठीक से करेंगे तो अगली बार हम अच्छे से पोजीशन लाके अपने मन के हिसाब से कर सकते हैं। तो हमने अगली बार फिर तैयारी की। ये सब 88-89 की बात हो गई। तो 88-89 में हमने फिर तैयारी की। 89 के एग्जाम में हमने फिर बैठा फिजिक्स और मैथ्स लेकर सेकंड अटेम्प्ट में। इस बार हमारा रैंक जो है विदिन 200 आया। अब विदिन 200 आने से मुझे IPS मिल रहा था, लेकिन समहाउ मैं पुलिस के लिए थोड़ा सा उतना इंक्लाइन नहीं था, और पुलिस का जॉब में मुझे लगता था कि हर दिन क्रिमिनल से मुलाकात होगी, चोर डकैत से आमना सामना होते रहेगा हर दिन। और उनमें 2-1 घर में मेरे पुलिस ऑफिसर थे जान पहचान के, मेरे मामा और इस तरह के लोग। तो उन लोगों का हमने फैमिली लाइफ देखा था, तो बहुत अच्छा नहीं लगा मुझे एज DSP, DYSP, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड वो। तो हमने कहा कि नहीं, मुझे पुलिस नहीं ज्वाइन करना है। तो मैंने फिर IAS हमारे साल में 89 में क्लोज हो गया था। तो 89 में IPS जो है वो 270 में क्लोज हुआ। मेरा रैंक 200 के आसपास था। तो मैंने फिर IRS ऑप्ट किया, और कस्टम एक्साइज में हम इस सर्विस में आए। तो ऐसे ये कहानी है हमारे सिविल सर्विसेज। सर एक मैं फाइनल क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा सर। अभी जो जितने भी एस्पिरेंट्स है सर हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द UPSC, उनके लिए सर आपका मैसेज क्या रहेगा सर? अच्छा, उनके लिए मेरा ये मैसेज रहेगा कि अभी जो है वो पोजीशन मतलब पिछले 2-3 साल से चेंज कर गया है, और अभी जो है वो जनरल स्टडीज के 2 पेपर हो गए हैं जो सभी को देने हैं। ये जो है एक रिफॉर्म किया गया, जबकि ये पाया गया कि साइंस के सारे लड़के और खास करके IIT के इंजीनियर्स जो हैं वो जरूरत से ज़्यादा क्वालिफाई कर रहे हैं, और सारा टॉप रैंक जो है वो ले जा रहे हैं। और आर्ट्स के लड़के जो हैं वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मार खा रहे हैं, और कहीं उनको कॉम्पीट करने में दिक्कत हो रही है। तो गवर्नमेंट ने सुधार करने में ये किया कि ऑप्शनल पेपर 1 कर दिया।
तो अब जो है सभी के ऑप्शनल पेपर बराबर रहेंगे, मतलब आप फिजिक्स के विद्वान हैं, कोई केमिस्ट्री का विद्वान है, कोई पॉलिटिकल साइंस का विद्वान है, कोई हिस्ट्री का हो गया, जिसने अपना जिस सब्जेक्ट में किया उसका तो अपना अच्छा माना जाएगा कि वो अच्छा कर रहा है, तभी सिलेक्शन होगा। तो आपको अपना एक ऑप्शनल पेपर जो है वो तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब रही दूसरा पेपर खत्म हो गया और उसकी जगह उन्होंने 2 जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट कर दिए, मतलब 2 पेपर कर दिया उन्होंने। तो 600 प्लस 600 1200 का हो गया जनरल स्टडीज एंड केवल 600 ऑप्शनल पेपर हो गया 600 मार्क्स का। तो अब आपको जनरल स्टडीज में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब करनी पड़ रही है लोगों को। और जनरल स्टडीज में जो है वो इंडियन इकोनॉमी भी है, इंडियन पॉलिटी भी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी है, इंडियन ज्योग्राफी भी है, और उसके साथ साथ में मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट भी है। तो ये सारी चीज़ों को आपको, मतलब आप तो पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, आप मेरे से ज़्यादा जान रहे होंगे जो भी अभी एस्पिरेंट्स हैं, जो 1 साल और 6 महीने 4 महीने से तैयारी कर रहे हैं। बट मेरा उनके लिए एक मिनिमम संदेश ये रहेगा कि आप अपने लिए ऑनेस्ट रहें, आप अपने से ऑनेस्ट हैं, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको 24 घंटे में कम से कम 10 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन ज़्यादा पढ़ने से कोई बहुत फ़ायदा नहीं होता है, कंसंट्रेटेड होकर पढ़ने से फ़ायदा है। और आपको जो है उसमें वाइड एक्सटेंसिव नॉलेज चाहिए, हर चीज़ का ज्ञान चाहिए, बिकॉज सभी चीज़ें हैं, इंडियन पॉलिटी भी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी है, इंडियन हिस्ट्री भी है, इंडियन ज्योग्राफी है, इंडियन इकोनॉमी है, मेंटल एप्टीट्यूड है, स्टैटिस्टिक्स है ना, उसमें फिर फिजिक्स के भी सवाल होते हैं, साइंस वाला भी है, जनरल साइंस भी है। तो आपको वाइडली स्टडी करना है, सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ना है और सारी चीज़ों को डीप स्टडी करना है, बिकॉज आपको बिना इंटेंसिव स्टडी किए हुए कोई चीज़ को आप केवल सरफेस पर जानेंगे कि आप ये थोड़ी सी चीज़ जान गए, उससे आप सिविल सर्विसेज क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट है। आपको सारी चीज़ों की डीप स्टडी होनी ही चाहिए, मतलब अपने ऑप्शनल पेपर का तो खैर एमएससी लेवल का नॉलेज और उसमें डीप होना ही चाहिए, क्योंकि आप अल्टीमेटली इंडिया में कॉम्पीट कर रहे हैं। और अगर सपोज कीजिए कि हर स्टेट में एक एक दो भी अच्छे यूनिवर्सिटी हैं, तो 50 यूनिवर्सिटी 60 यूनिवर्सिटी हो जाते हैं जो टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी हैं, और उनके हर सब्जेक्ट के एक एक टॉपर भी जो हैं वो अच्छे हैं। 4-5 टॉपर में से कोई एक टॉपर भी अच्छा है जो जेन्युइनली डिजर्व करता है टॉप होना। तो आपको सब्जेक्ट जो है वो 5, 6, 7, 8, 10 हैं, तो आपको समझिए कि लगभग 10 सब्जेक्ट में 10 टॉपर हो गए और 50-60 यूनिवर्सिटी हो गया, तो 500-600 लड़के जो हैं वो तो टॉप रैंकिंग के हैं, और ऐसे हर साल टॉप रैंकिंग के लड़के निकल रहे हैं। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उनका एज मेरे ख्याल से अभी 21 प्लस से लेकर 30 से कम होने का है। तो 8 साल 9 साल के लड़के कॉम्पीट कर रहे हैं, उनमें से हर साल 1 साल के लड़के जा रहे हैं और बाकी 9 साल के लड़के रुक जा रहे हैं। वो भी आपके साथ कॉम्पीट कर रहे हैं, कुछ आपसे सीनियर हैं, कुछ आपसे जूनियर हैं, कुछ आपके कॉम्पिटिटर हैं। तो आप बेसिकली 500-600 लड़कों के साथ ही कॉम्पीट कर रहे हैं टॉप रैंकिंग के लिए, और उसके आगे आप वाइडली कंटेस्ट कर रहे हैं करीब 4,000-5,000 लड़कों के लिए, तो लड़कों के बीच में, और उसमें आपको विदिन 100 आना है या विदिन 200 आना है। और जो सर्विस है उसको तो सभी लोग जानते हैं, आईएएस तो ऑफ कोर्स देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, आईएएस इज द बेस्ट। देन आईएएस के बाद में फिर आईपीएस है, आईआरएस है, जिसमें इनकम टैक्स भी है, कस्टम जीएसटी भी है। तो आपको इन सारे को अगर मिला देते हैं तो जो वैकेंसी आती है हर साल की 100 के करीब में आईएएस में आती है, 100 के करीब में आईपीएस में आती है, 40-50 कस्टम एक्साइज में आता है, 100 के करीब में इनकम टैक्स में आता है। तो करीब 350 वैकेंसी होती है, 400 वैकेंसी मैक्सिमम। तो आपको 400 लड़कों में कॉम्पीट करना है टॉप रैंकिंग के लिए, और लड़के हैं 4,000-5,000 टॉपर्स, जिनमें कि 600, 700, 800, 1000 जो हैं वो सिंसियरली, मतलब दे आर मेकिंग देयर ब्लड एंड स्वेट टू कॉम्पीट एंड बिकम आईएएस, आईपीएस एंड आईआरएस। तो आपको उनके बीच कॉम्पीट करना है, तो यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ एंड यू हैव टू स्टडी डीप, यू हैव टू स्टडी इंटेंस एंड 10 घंटे 12 घंटे हर दिन के औसतन 10 घंटे 12 घंटे ऑन एन एवरेज आपको पढ़ना पड़ेगा। 10 घंटे 12 घंटे से ज़्यादा भी पढ़ाई कर सकते हैं, बट मेरा अपना मानना है कि 8 घंटे 7 घंटे 9 घंटे तो सोने ही चाहिए। आपका जब तक माइंड रिलैक्स नहीं रहेगा तो आप कुछ भी पढ़ लेंगे, कितना देर भी पढ़ लेंगे, तो बहुत फ़ायदा तो है नहीं। तो आपको 8 घंटे 9 घंटे सोने में लगे, 2-3 घंटे फैमिली के साथ में बैठ कर रिलैक्स होके फादर मदर से गाइडेंस लेना, अपने सीनियर से गाइडेंस लेना, जिन लोगों ने कॉम्पीट कर लिया है उनसे बात करना, इसमें भी थोड़ा बहुत टाइम जाना चाहिए और जाता है।
जैसे हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे तो जब कभी भी IAS वगैरह आते थे वहाँ पर दिल्ली में, तो हम लोगों के हॉस्टल में आए तो उनसे बात करना, तो उसमें 2-1 घंटे 3 घंटे निकल जाते हैं। मान लीजिए महीने में 1-2 लोगों से ही बात किया आपने तो 4-5-6 घंटे निकल गए। फिर उसके हिसाब से आपको मैगजीन भी पढ़ना होता है कॉम्पिटिटिव के लिए, करंट टॉपिक्स भी, करंट पेपर्स और करंट सब्जेक्ट्स भी पढ़ने होते हैं। तो आपको 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे तो पढ़ने ही चाहिए डिपेंडिंग अपॉन योर ओन कैपेसिटी। एंड आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है आप जानते हैं, उसमें भी पढ़ाई करनी है बिकॉज अच्छे को और स्ट्रॉन्ग करना है। और जो सब्जेक्ट या जो टॉपिक अच्छे नहीं हैं उनको भी छोड़ना नहीं है बिकॉज क्वेश्चंस आते हैं सभी टॉपिक से वाइडली। एंड आपको ऑप्शन भी बहुत नहीं रहता है कि 10 में 5 देना है यूनिवर्सिटी टाइप। आपको ऑप्शन जो हैं वो 10 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें 8 करने हैं या 9 करने हैं। तो आपको जो है वो ऑप्शंस इतने नहीं हैं। और जो प्रीलिम्स होता है उसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपको 150 क्वेश्चंस आते हैं, 150 ही का जवाब देना है। पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और सबके जवाब देने हैं। उसी तरह से रिटन के लिए भी है। और इंटरव्यू में तो आपको कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। यू कैन नॉट डिफाइन कि हमसे केवल MSc फिजिक्स ही पूछिए, यू कैन नॉट आस्क मी जनरल क्वेश्चन, है कि नहीं? तो इन सारी चीज़ों के कारण से आपको वाइडली स्टडी करना पड़ेगा एंड डीप स्टडी करना पड़ेगा। और सभी के मार्क्स ऐड होते हैं, PT के मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, प्रीलिम्स के मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, दैट इज ओनली क्वालिफाइंग। बट ये तीनों सब्जेक्ट, अच्छा मैं एक चीज़ और भूल गया, कॉम्प्रिहेंसिव ये इंग्लिश ऐसे राइटिंग भी होता है अभी, तो उसके भी मार्क्स एसेंशियली ऐड होते हैं। तो आपको इंग्लिश पर भी ध्यान देना पड़ेगा। जनरली बिहार के लड़के, UP के लड़के, गुजरात के लड़के, इन लोगों की इंग्लिश रिलेटिवली जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं, बचपन से ही कॉन्वेंट में पढ़े हुए हैं, उनकी अपेक्षा थोड़ा सा वीक होता है सर उनका। हाँ, थोड़ा सा वीक नहीं बोलेंगे बट थोड़ा सा उनको मजबूत करने की जरूरत होती है। तो हाँ तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वो भी स्टडी करना पड़ेगा, ऐसे राइटिंग वाला पार्ट जो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी जिसको बोलते हैं, तो वो करना पड़ेगा ऐसे करके। और माता पिता का आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स है, बड़ों का ब्लेसिंग्स है, और आपका खुद का मेहनत और परिश्रम है। और आई विश यू ऑल द बेस्ट टू सक्सीड इन योर endeavors and go and become a civil servant as soon as possible. Thank you so much, sir. Sir, thank you very much, sir. આવા જ અવનવા વિડીયોઝ માટે અબ તકની ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ, લાઇક અને શેર કરતા ના ભૂલશો. આ જ રીતે જોડાયેલા રહો અબ તક સાથે.